लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोनी ने जानबूझकर जिया को उसकी ड्रेस लेने के लिए भेज दिया था ताकि वो ऑडिशन में पार्टिसिपेट न कर पाए। लेकिन जैसे ही स्टेज पर जिया पहुंचती है, मोनी का तो मुंह ही उतर जाता है। जजेस भी जिया को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो मोनी के लिए काम करती है। वो मोनी से भी पूछते हैं, इसलिए किसी को शक ना हो मोनी जिया को जज करने से मना कर देती है। फिर यहाँ पर जिया अपना गाना स्टार्ट करती है और दोनों जजेस को वो गाना काफ़ी पसंद आ रहा था। जिया मन ही मन सोच रही थी कि मोनी अब तुम मुझसे मेरा कोई भी गाना नहीं चुरा पाओगी। मोनी भी जिया को गुस्से में देख रही थी। इसके बाद हम दोयुक को एक हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर कि वो राही के कहने पर आया हुआ था। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो टिकिटाका कंपनी का न्यू चेयरमैन हान बना है उसका अफेयर उस सैलून की डायरेक्टर के साथ चल रहा है। अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो उसे चेयरमैन की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। दोयुक कोशिश करता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता। इतने में चेयरमैन का बेटा वहाँ पर आ गया था, जो एक लेडी पर चिल्लाने लगता है कि तुम ढंग से सफाई नहीं कर रही हो। दोयुक को देखकर बुरा लगता है क्योंकि उसकी मोम पर भी लोग ऐसे ही चिल्लाते थे। इसलिए अब गुस्से में वो उस चेयरमैन के बेटे के पास जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में दोयुक चालाकी से उस चेयरमैन के बेटे के कुछ बाल ले लेता है ताकि डीएनए में प्रूफ कर सके। यहाँ से दोयुक सीधा राही के पास गया था, उसे बाल दे देता है और बताता है कि ये चेयरमैन के बेटे के बाल हैं। इससे प्रूव हो सकता है कि वो हान का ही बेटा है, जिस पर राही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे चेयरमैन की पोस्ट से निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे ही राही वहाँ से जाने लगी थी, दोयुक उसे पीछे से रोककर बोलता है कि मेरे पास मैथ्यू की भी इन्फॉर्मेशन है। राही स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि सर्फिंग में आया हुआ था। तभी राही भी वहाँ पर आ जाती है। मैथ्यू के पास बैठकर वो थोड़ा फ्लर्ट करने लगी थी। बोलती है कि आज मैं बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों ही सर्फिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर राही अब डूबने का नाटक करने लगती है तो मैथ्यू से बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जब मैथ्यू राही को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा था, राही उसे किस कर देती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अब मैथ्यू राही को उसके वेकेशन होम जाने के लिए इनवाइट करता है। राही भी मान जाती है। फिर मैथ्यू खड़ा होकर राही के पास आया था और उसे किस करने ही वाला था कि तभी राही के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, इसलिए मैथ्यू रुक जाता है। राही ने जब अपना फ़ोन चेक किया था, वहाँ पर चा के मैसेज आए हुए थे कि तामी वापस आ चुकी हैं। ये सुनकर राही तो शौक रह गई थी, इसलिए गाड़ी निकालकर वो उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर चा ने आने के लिए कहा था। अब जैसे ही राही वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ पर पहले से ही बाकी के 6 लोग पहुँचे हुए थे। राही उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने बुलाया। वो सभी बोल रहे थे कि तुम्ही ने तुम्हें मैसेज करके बुलाया था। राही बोलती है कि चा ने मुझे मैसेज किया था कि दामी वापस आ चुकी है। ये बात सुनकर मोनी राही से पूछती है कि आप दामी को कैसे जानते हो। वहाँ पर राही फिर चुप कर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का डोर लॉक हो गया था और वो सभी घबरा जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, हमें यहाँ पर मैसेज करके किसने बुलाया। सभी का ध्यान उस दरवाजे पर था कि तभी रूफ का डोर खुलता है और वहाँ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। उसे देखकर भी वो घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी जोगुन थोड़ी हिम्मत करके उस बॉक्स के पास गया था और उसे खोल देता है। उसमें से निकलती है लाश, जो कि योंगजू की थी। उसे देखकर वो सभी तो घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जिन्मो भी वहाँ पर पहचान लेता है कि ये तो योंगजू की लाश है। वो सभी घबरा रहे थे कि इतने में पीछे से दामी की एक वीडियो प्ले होने लगती है, जिसमें कि दामी कह रही थी कि इन्हीं में से कोई एक है जिसने कि मुझे मारा है। उस वीडियो में जोगुन और दोयुक को छोड़कर सभी के चेहरे दिखाए जाते हैं, इसलिए अब वो सभी एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे। यहाँ पर दोयुक बोलता है कि मैं तो दामी को नहीं मार सकता क्योंकि उस दिन मैं पूरा दिन जेल में था। जोगुन भी बताता है कि मैं भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन में था। वो सभी एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे थे। तभी दोयुक बोल पड़ता है कि जिन्मो तुम कुछ बताना नहीं चाहोगे। जिन्मो को गुस्सा आता है। वो दोयुक का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर मोनी ने दामी के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया था, तो यहाँ से उसने सीधा जिन्मो को कॉल लगाया था। जिन्मो वहाँ पर पहुँचता है और मोनी को भागने के लिए कह देता है। उसके बाद वो दामी को घसीटकर एक जगह पर ले जा लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिन्मो अभी भी कुछ नहीं बता रहा था, तो दोयुक बता देता है किसी ने ही दामी के खिलाफ वो हेट रूमर्स फैलाए थे यूट्यूबर्स को कहकर। तो जिन्मो भी कह देता है कि मैं तो मोनी की मदद कर रहा था। तो यहाँ पर चा बोलती है कि हम सभी किसी न किसी वे में दामी की मौत से रिलेटेड हैं, इसलिए हम सभी को कन्फेस कर देना चाहिए जो भी हमने किया है। और यहाँ पर चा बता देती है कि उस दिन दामी नहीं बल्कि मोनी मेरे पास आई थी बच्चे के अबॉर्शन के लिए। फिर दोयुक भी बोलता है कि इसका मतलब फिर होटल में भी जिन्मो के साथ मोनी ही होगी।
सबका शक अब मोनी पर जाने लगा था कि मोनी ने ही दामी को मारा है। तो यहाँ पर मिस पोंग भी बता देती है कि मैंने तो इन्हें अपनी आंखों से देखा है कि वो बच्चा दामी का नहीं मोनी का था। सभी मोनी का गला पकड़ रहे थे कि तुमने दामी को क्यों मारा। इतने में राही सामने आ जाती है और मोनी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब किया करा जोगुन का है। वो जोगुन से पूछती है कि जब वो बच्चा दामी का था ही नहीं तो तुम दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को दोषी क्यों ठहराया, क्या रीजन था। अब सभी उसका गला पकड़ने लग जाते हैं। जोगुन कहता है कि मैंने ये सिर्फ किसी के ऑर्डर पर करा है। वहाँ पर फिर जिनमो और दोहयो उसका गला पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने किसके कहने पर यह सब किया है। तो जोगुन बोलता है कि भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। मैथ्यू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उनकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे थे। वापिस हम जोगुन को देखते हैं जिसके गले पकड़कर वो उसे पीटने ही वाले थे। तभी राही बोलती है कि अभी ये सही समय नहीं है, हमें पहले योंगजो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि अगर वो रिपोर्ट के लिए चली गई तो हम सब फंस सकते हैं। इसीलिए अब वो योंगजो की बॉडी को जला देते हैं और जलने की स्मेल से वहाँ से सारे लोग बाहर चले गए थे, सिर्फ जा और राही को छोड़कर। सब लोगों के बाहर जाने पर जा राही के पास आती है और उसे आराम से बोलती है कि मुझे लगता है कि चेयरमैन बांग जिंदा है, जिस पर राही तो विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो जा बोलती है कि होटल रूम में जो उसे नोट मिला था उसमें साफ लिखा था कि हम दोनों ने मिलकर चेयरमैन बांग को मारा है और ये बात हम दोनों और चेयरमैन बांग के अलावा तो कोई जानता ही नहीं था। वहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई था ही नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि चेयरमैन बांग जिंदा है। ये सब जो हो रहा है वो चेयरमैन बांग ही कर रहे हैं। राही बोलती है कि वो अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकते, उनके कोई मदद कर रहा है, लेकिन वो कौन है। तो यहाँ पर चार ली का नाम लेती है। वहीं पीछे हम देखते हैं कि दोयुक ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद राही मोनी को लेकर घर आ जाती है और उसे पूछ रही थी कि तुम जिनमो के साथ होटल में क्या कर रही थी, कहीं तुम्हारा उसके साथ तो रिलेशन नहीं है, तुमने मुझसे क्या क्या सीक्रेट छुपाए हैं। मोनी हंसकर जवाब देती है कि सीक्रेट्स तो तुमने भी मुझसे छुपाए हैं, तुम्हारा दामी से क्या रिलेशन है। तो राही यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और चिल्लाकर मोनी को चुप करा देती है। इसके बाद वो अपने रूम पर गई थी जहाँ जाकर वो एक फ्लैशबैक के सीन को याद करती है जहाँ पर जब दामी की मौत हुई थी तो उसे एक आदमी उठाकर राही के सामने से ही ले जा रहा था और राही मनी मन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने दामी को मार दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम मोनी को रात को कहीं जाते हुए देखते हैं। पीछे से राही भी उसे देख लेती है और उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। जब वो दोनों गाड़ी में निकलते हैं वहीं गिताग भी बैठा हुआ था जो ड्रोन की हेल्प से उन पर नजर रख रहा था। कुछ दूर जाकर मोनी अपनी गाड़ी रोक देती है और गाड़ी चेंज कर लेती है। वहीं पर एक और गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें कि वही प्रोसिक्यूटर था जो कि दामी के केस में भी इन्वॉल्व था। उसके साथ बैठकर वो कहीं चली जाती है। पीछे से राही भी उसका पीछा करने ही लगती है कि उसका टायर पंचर हो जाता है और वो पीछा नहीं कर पाती। गिताग ने भी उस प्रोसिक्यूटर का चेहरा देख लिया था और वो घर जाकर मैथ्यू और मिस्टर वॉन को उसके बारे में बता देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राही अपनी कंपनी गई थी और वहाँ पर लोग कुछ बात कर रहे थे किसी आर्टिकल को लेकर। जब राही उस आर्टिकल को देखती है तो उस आर्टिकल में साफ लिखा था कि टिकिटाका के सीईओ मैथ्यू का रिलेशन राही के साथ चल रहा है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर राही तो खुश हो जाती है और सभी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे थे। तभी राही को मैथ्यू का कॉल आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। राही जब टिकिटाका कंपनी में पहुंचती है मैथ्यू इधर उधर की बातें करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट रखता है और कहता है कि टिकिटाका के सीईओ की पोस्ट से हमें हान को निकालना पड़ रहा है किसी रीजन के कारण। राही वहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसके लिए ये न्यूज़ हो, जबकि उसी ने ही तो उसके अफेयर की न्यूज़ फैलाई थी। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब मैथ्यू से कहेगा कि अगली सीईओ तुम ही हो, लेकिन वहाँ पर मैथ्यू उल्टा बोलता है कि तुम गलतफहमी मत रखना कि अगली सीईओ मैं तुम्हें बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि वहाँ पर रिपोर्टर्स को तुम अपने साथ लेकर आई थी। हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब मैथ्यू और राही साथ में बीच पर थे वहाँ पर रिपोर्टर्स राही ने ही बुलाए हुए थे और वो आर्टिकल भी राही ने ही छपवाया जिसका पता मैथ्यू को लग गया था और वो राही की काफ़ी इंसल्ट कर देता है। राही को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर जबान लड़ाने लग जाती है, लेकिन मैथ्यू ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके वहाँ से चला जाता है और राही को एक वीडियो सेंड करी गई थी जो कि जिया की ऑडिशन की थी। जिया अब ऑडिशन जीत चुकी थी और राही को नेक्स्ट सीन में हम उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जिया और मोनी उसी के सामने खड़े थे। अब राही को भी पता लग गया था कि मोनी जिया के गाने चुरा कर गाती है। वो मोनी से पूछती है क्या ये सच है। मोनी कहती है कि वो गाने मेरे ही है क्योंकि मैंने उन्हें खरीद लिया था। राही अब यहाँ पर जोर से मोनी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और जिया को बाहर जाने के लिए कह देती है। जब जिया बाहर चली गई थी तो वो मोनी पर चिल्लाकर कहती है कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो गाने तुमने लिखे हैं या फिर नहीं, लेकिन
तुमने मुझे झूठ कहा। अगर तुम मुझे शुरू में ही सच बता देती तो मैं जिया को हैंडल कर सकती थी। अब वो किसी के बस में नहीं है, वो सभी को बता देगी और हमारा करियर खराब हो जाएगा। मोनी बार बार राही से माफ़ी मांगती है, लेकिन राही किसी की नहीं सुनती। वहाँ पर रिपोर्टर को बुलाती है और कहती है कि मीडिया में बात फैला दो कि हमारा मोनी से अब कोई रिलेशन नहीं है। मोनी यहाँ से गुस्से में सीधा जिया के पास जाती है और वो जिया पर चिल्लाने लगी थी कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। जिया भी चुप नहीं बैठती और उन दोनों की वहाँ पर काफ़ी गंदी बहस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्मो को देखते हैं, जो कि ना और उसकी बेटी से मिलने के लिए गया हुआ था। ना वही लड़की है जिसे कि जिन्मो ने दो युग के खिलाफ यूज़ किया था और वो पहले किताब के लिए काम करती थी। और वो यहाँ पर किताब की रिलीज भी मेंशन करती है कि वो जेल से निकल चुका है। जिन्मो को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है। मिसेस ना कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती। फिर इसके बाद हमें जेजू आइलैंड का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने कि जेजू आइलैंड के केस को हैंडल किया था। वहाँ पर फिर वो जोगुन के पास जाता है और उसे बताता है कि उन सभी 7 लोग जो कि वहाँ पे बच गए थे उनकी ब्लड रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ गड़बड़ी है, हमें केस दोबारा स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर नाम को पता लग गया था कि जोगुन ने गलत स्टेटमेंट दिया है कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर गया था, जबकि वो तो उन लकी विनर्स में से ही एक ही था। इसलिए वो जोगुन से कहता है कि मैं किसी सुपीरियर ऑफिसर से मिलकर तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन से निकाल दूंगा। अब नाम के वहाँ से जाने के बाद जोगुन सीक्रेट लॉकर से एक फ़ोन निकालता है और प्रोसिक्यूटर जिमान को SOS मैसेज लिखता है। वहीं प्रोसिक्यूटर जिमान को जेजू आइलैंड की फ्लाइट लेते हुए देखते हैं। वापस हमें जेजू आइलैंड का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर काम को उसकी वाइफ कॉल करके बोल रही थी कि मुझे पेन हो रहा है, तुम्हें जल्दी घर आना होगा, मेरी जान निकलती जा रही है। इसलिए अब डर के मारे वो गाड़ी निकालता है और घर को निकल गया था। कुछ दूर जाकर उसे एक स्पीड में आता हुआ ट्रक ठोक देता है, जिसके कारण उसके साथ के साथ मौत हो गई थी। वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरकर ये कंफर्म भी करता है कि काम मर चुका है या फिर नहीं। फिर वहीं पर एक और गाड़ी खड़ी हुई थी और ट्रक ड्राइवर वहां पर जाकर उसे बता देता है कि काम मर चुका है। उस गाड़ी में हम एक मास्क मैन को देखते हैं जिसके लॉकेट में के लिखा हुआ था और उसमें एक डिवाइस भी था जिसके थ्रू उसने काम की वाइफ की आवाज़ निकाल कर उसे कॉल किया था। तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि काम की मौत हुई थी और उसे देखकर वो मास्क मैन जोर से हंसने लग जाता है और इसी मोमेंट पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।